जय हिंद। पार्ट 1 में हमने पाचन तंत्र में सहायक जो अंग है उनकी चर्चा की थी। आज पार्ट 2 में हम पाचन में सहायक प्रमुख ग्रंथियों की चर्चा करेंगे। तो जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सबसे पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो शुरू करते हैं बिना समय गवाए। तो पाचन में सहायक ग्रंथियाँ जो होती है ना वो मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। पहली है लार ग्रंथि, दूसरी है अग्नाशय ग्रंथि और तीसरी है आपके यकृत। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन लेते हैं लार ग्रंथि या सलाइवली ग्लैंड नाम से जो होती है उनकी चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले इनका पीएच देख लेते हैं। तो इसका पीएच होता है 6.8। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। 6.8 इसका इसका पीएच होगा। और इससे स्रावित जो एंजाइम होगा ना वो होगा टाइलिन। इससे स्रावित एंजाइम कौन सा होगा? टाइलिन। और जो क्या करेगा? स्टार्च का पाचन करेगा। जो किसका पाचन करेगा भाई? स्टार्च का पाचन करेगा। इसके अतिरिक्त इसमें लाइसोजाइम एंजाइम भी पाए जाते हैं जो कि कीटाणु या जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, लाइसोजाइम एंजाइम क्या करेंगे? कीटाणु या जीवाणु को नष्ट करेंगे। अब बात कर लेते हैं म्यूलिन की। म्यूलिन क्या करता है? ये भोजन को चिकना और लसदार बनाने का कार्य करता है। ठीक है, भोजन को लसदार और चिकना बनाने का कार्य किसके द्वारा होगा? म्यूलिन के द्वारा होगा। अब बात करते हैं यकृत के बारे में या लीवर के बारे में। तो सबसे पहले इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगर आपसे पूछे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है तो वो यकृत हो जाएगी। इसके अतिरिक्त ये निराविषीकरण में भी काम आता है। मतलब जैसे दवा हो गई या फिर हम जो ड्रग्स वगैरह लेते हैं ना, तो उस जो विष है, उसका जो जहर है, उसको निष्क्रिय करने का कार्य भी किसके द्वारा किया जाता है? यकृत के द्वारा किया जाता है। अब इसके कार्य देख लेते हैं। तो इसका मुख्यतः कार्य होता है पित्त रस का निर्माण करना। ठीक है, पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है? यकृत के अंदर होता है। और ये पित्त रस क्या करता है? वसा का पाचन करता है। पित्त रस के द्वारा किसका पाचन किया जाएगा? वसा का पाचन किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि कोलेस्ट्रॉल जो होता है ना, ठीक है, ब्लड के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो उपस्थित कहाँ होता है? ज्यादातर ये पाया कहाँ जाता है? तो पित्त रस के अंदर ही आपको कोलेस्ट्रॉल भी मिलेगा। अब बात कर लेते हैं पित्त वाहिनी की। पित्त वाहिनी का अर्थ हो गया पित्त को वहन करने वाली नली, अर्थात पित्त को ले जाने वाली नली। तो पित्त वाहिनी क्या करेगी कि यकृत में जो पित्त रस बना है ना उसको ले जाने के लिए पित्त वाहिनी कार्य करती है। और अगला है पित्ताशय। देखो, पित्ताशय नाम से पता चल रहा है पित्त का आशय। आशय का अर्थ होता है घर। तो पित्त जहां पर पड़ा रहता है, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? पित्ताशय। ठीक है, आपसे 2 प्रकार के अलग अलग प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है। तो पित्त रस का निर्माण होता है यकृत के अंदर। और पित्त रस पड़ा कहाँ रहता है? तो पित्त रस पड़ा रहेगा पित्ताशय के अंदर। ठीक है, दोनों अलग अलग प्रश्न है। अब बात कर लेते हैं कि जो हमें पीलिया रोग होता है ना, तो उसमें यकृत प्रभावित होता है या नहीं होता है? बिल्कुल यकृत ही प्रभावित होता है। ठीक है, तो पीलिया रोग से ये यकृत प्रभावित हो जाएगा। इसीलिए हमारे जो नाखून है उनका रंग कैसा हो जाता है? पीले रंग का हो जाता है। अब बात कर लेते हैं अगली ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि या पेनक्रियाज। देखो, पेनक्रियाज के बारे में हम देख लेते हैं। सबसे पहले इसकी लंबाई देख लेते हैं। इसकी लंबाई होती है 6 से 8 इंच की होती है। ठीक है, और यह यू आकार की एक ग्रंथि होती है। और ये सेकंड सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अगर आपसे पूछे कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, और यकृत के बाद में कौन सी ग्रंथि बड़ी होती है, तो वो अग्नाशय ग्रंथि होती है। ठीक है, और ये जो ग्रंथि होती है मिश्रित ग्रंथि के रूप में कार्य करेगी। अर्थात ये अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों के रूप में कार्य करेगी। देखो, अंतःस्रावी का अर्थ हो गया कि ये अपना जो ब्लड है, सॉरी, अपना जो स्राव है वो ब्लड के अंदर डालेगी तो अंतःस्रावी के रूप में। ठीक है, अगर ये अपना जो स्राव है वो ब्लड के अतिरिक्त कहीं पे डालती है, जैसे हमारे पाचन में सहायक जो एंजाइम होते हैं ना, तो उस रूप से यह कार्य करेगी। तो ये अंतःस्रावी बहिःस्रावी अर्थात ये मिश्रित ग्रंथि होती है। अब बात कर लेते हैं इंसुलिन और ग्लूकागोन की। देखो, अग्नाशय ग्रंथि के अंदर क्या होता है? लैंगरहैंस दीपिकाएं होती है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? अल्फा सेल होती है और एक बीटा सेल होती है। तो अल्फा सेल से तो ग्लूकागोन का निर्माण होता है। ठीक है, अल्फा सेल से किसका निर्माण होगा? ग्लूकागोन का। और बीटा सेल से इंसुलिन का निर्माण होगा। ठीक है, बीटा सेल से किसका निर्माण होगा? इंसुलिन का निर्माण होगा। अब बात कर लेते हैं कि जो इंसुलिन होता है ना वो कौन सी धातु से बना होता है? तो ये जस्ता धातु से बना होता है। ये छोटा सा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। अब बात कर लेते हैं बहिःस्रावी के रूप में। ये 3 प्रकार के एंजाइम को स्रावित करती है। LAT, इसको याद करने की एक ट्रिक है। एल से हो जाएगा लाइपेज, ए से एमाइलेज और टी से ट्रिप्सिन। देखो, लाइपेज क्या करता है?
जो लाइपेज एंजाइम है वो किसका पाचन करेगा, वसा का पाचन करेगा। किसका करेगा भाई, वसा का पाचन करेगा। एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा। आपसे पूछा जा सकता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन किसके द्वारा होता है, तो एमाइलेज होता है। और ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करेगा। ठीक है, याद कर लेना भाई। अगला देखते हैं पाचन की क्रियाविधि। देखो पाचन की क्रियाविधि, कहाँ से भोजन कहाँ की ओर जाता है, तो उसके बारे में अपन डिटेल में चर्चा करते हैं। शॉर्ट में एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले आता है मुख गुहा। देखो मुख गुहा के अंदर जो दांत होते हैं ना, वो भोजन को चबाने का कार्य करेंगे। फिर इसके अंदर लार मिलाई जाती है। ठीक है, और लार के अंदर होता है स्टार्च, लार के अंदर जो टाइलिन होता है ना, वो स्टार्च का पाचन करेगा। और उसके बाद में भोजन का जो बाउल है ना, वो आगे की ओर बढ़ेगा। आगे कहाँ बढ़ेगा, ग्रसनी वाले भाग में बढ़ेगा। और ग्रसनी वाले भाग में आपको पता ही है, इसमें आगे ये ग्रास नाल में जाता है। ठीक है, ग्रास नाल के अंदर क्या क्या होगा, एक तो इसमें कर्मानुकुंचन गति होती है। ठीक है, क्रम से जो गति होती है ना, उसे अपन क्या कहते हैं, कर्मानुकुंचन गति होती है, जिसके कारण भोजन आगे बढ़ता है। इसी के साथ इसमें एपिग्लोटिस भी पाया जाता है, जो कि भोजन को भोजन नली में और श्वास को श्वास नली में ले जाने का कार्य करती है, अर्थात दोनों को ये अलग अलग करेगी। अब तीसरी बात कर लेते हैं, इसी के अंदर आपके श्लेष्मा मिलेगा। श्लेष्मा भोजन को नम व चिकना बनाए रखने का कार्य करती है। अब बात करते हैं, अब ये भोजन आगे पहुंचेगा आमाशय के अंदर। देखो आमाशय के अंदर 3 प्रकार के स्राव होते हैं। कौन से होते हैं, एक तो होता है म्यूकस या श्लेष्मा का स्राव होता है। ठीक है, जो कि भोजन को क्या करेगा, नम बनाने का कार्य करेगा। एक पेप्सिनोजन का स्राव होता है, जो कि प्रोटीन का पाचन करेगा। देखो पेप्सिन किसका पाचन करेगा, प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक है, और इसमें एक HCl होता है, जो कि जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करता है। HCl किसका काम करेगा, जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करेगा। अब बात कर लेते हैं रेनिन के बारे में। देखो रेनिन क्या होता है, जो नवजात शिशु होते हैं, जो नए पैदा हुए जो शिशु होते हैं ना, उनमें दूध का पाचन करने के लिए एक एंजाइम पाया जाता है, जिसका नाम है रेनिन। ठीक है, ये केवल किस में पाया जाएगा, नवजात शिशु में पाया जाएगा। अब भोजन आगे पहुंचता है छोटी आंत के अंदर। देखो छोटी आंत के 3 भाग है, एक होता है गृहणी, अग्र शुद्रांत और शुद्रांत। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं गृहणी के बारे में। गृहणी में सर्वाधिक पाचन होता है। ठीक है, गृहणी में क्या होगा, सर्वाधिक पाचन होता है। अब गृहणी के अंदर कौन से रस किसके द्वारा मिलाए जाते हैं, तो यकृत से मिलता है पित्तरस। ठीक है, यकृत से क्या मिलेगा, पित्तरस। और पित्तरस किसका पाचन करेगा, वसा का पाचन करता है। ठीक है, पित्तरस के द्वारा वसा का पाचन होता है। अब बात कर लेते हैं अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा। तो अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा अग्नाशय रस को स्रावित किया जाता है। और आपको पता ही है भाई, अग्नाशय रस कौन कौन से होते हैं, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। कौन कौन से होंगे भाई, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। अब बात कर लेते हैं आंत्र रस के द्वारा। तो आंत्र रस के द्वारा भी कुछ रस स्रावित किए जाते हैं, कुछ एंजाइम स्रावित किए जाते हैं, जो कि भोजन को पाचन में सहायक होते हैं। ठीक है, अब भोजन आगे पहुंचता है अग्र शुद्रांत में। ठीक है, अग्र शुद्रांत और जो शुद्रांत वाला जो भाग होता है ना, यहाँ पर भोजन पहुंचता है। और इन दोनों के अंदर क्या होता है, दीर्घ रोम होते हैं। और इन दीर्घ रोम के कारण भोजन का अवशोषण किया जाता है। भोजन का अवशोषण किसके द्वारा किया जाएगा भाई, शुद्रांत के द्वारा किया जाता है। लेकिन इनमें क्या होता है, दीर्घ रोम होते हैं। इस प्रकार की कुछ संरचनाएं होती है। ठीक है, इनसे क्या होगा, भोजन का अवशोषण किया जाता है। और भोजन को अवशोषण करने के बाद इसे ब्लड में पहुंचाया जाता है, और ब्लड के माध्यम से इसे सेल या कोशिकाओं में पहुंचा दिया जाता है। अब देखो भोजन तो ब्लड या सेल में पहुंच गया, उसके बाद में कुछ अपशिष्ट पदार्थ भी होगा। ठीक है, तो उनका पाचन के लिए उनको निष्कासन करना जरूरी होगा। तो अपशिष्ट पदार्थ जो बना है ना, उनका निष्कासन बड़ी आंत के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन किसके द्वारा होगा, बड़ी आंत के द्वारा किया जाएगा। इसके साथ साथ उस अपशिष्ट पदार्थ के अंदर जल और खनिज लवण होते हैं, उनका अवशोषण भी आवश्यक होता है। तो जल और खनिज लवणों का अवशोषण भी बड़ी आंत के द्वारा किया जाएगा। उसके बाद में ये जो पदार्थ बचा है ना, जो अपशिष्ट पदार्थ बचा है, जो मल के रूप में है, ठीक है ना, वो मलाशय के द्वारा गुदा द्वार से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये आपके जो पाचन तंत्र है, ये पूरा आपके समाप्त होता है। तो दोस्तों बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।